नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक के 2 सेशन हमारे हो चुके हैं इस बैच में। और इस बैच में जो 2 सेशंस लिए हैं वो मैंने लिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। और आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने आपको ये सारी इमेजेस कवर करवाई हैं, राइट। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। ये सारी आपको होपफुली सब याद होगा, ठीक है। अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब एक नए चैप्टर की ओर जा रहा हूँ, इसका नाम है वैदिक एज। लेकिन वैदिक एज में जाने से पहले मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहीं पर बताना चाहता हूँ, जो बातें मैं बता नहीं पाया था तो मुझे लगा कि वो भी मुझे बता देना चाहिए। जैसे कि पहली बात तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो इमेजेस मुझे लगता है कि आपको एक बार दिखा देना चाहिए, दिखा दूंगा तो आपको लंबे समय तक याद होगा। जैसे आपको याद है जैसे आपको याद है, देखो मेरे लिए क्या है, मेरा काम है तो मैंने कहा कि चलो उसको भी मैं बता देता हूँ, बच्चों को आसानी रहेगी। जैसे तुम्हें याद होगा, ये मैंने तुमको ये वाली बात की थी कि देखो ये कैसे आकार की है। ये बेलन के आकार की मोहर है। तुमको मैंने बताया था कि बेलन के आकार की जो मोहर है, जो सिलिंड्रिकल शेप की मोहर है, वो तुमको मैंने बताया था मेसोपोटामिया की है। याद आया, मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया की है, जो हमारे यहाँ कहाँ से मिली है, हमारे यहाँ लोथल से मिली है। तो ये दर्शाता है कि अगर उनका सामान हमारे बंदरगाह से मिल रहा है, लोथल एक बंदरगाह है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा बंदरगाह है तो इसका मतलब कि वो हमसे व्यापार या हम उनसे व्यापार किया करते थे। बात समझ में आ रहा है। तो वो जो बेलनाकार मोहर है जो मेसोपोटामिया की है वो ये वाली है। समझ में आ गया। अब आपने चूंकि मेसोपोटामिया की बेलन आकार वाली मोहर देख ली है तो ज़िंदगी में वो कभी मोहर भूलोगे नहीं, इसीलिए मुझे मोहर दिखानी पड़ी है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। या फिर तुम देखोगे कि मनके, जैसे तुमने ज्वेलरी जो देखी थी, जैसे तुम्हें डांसिंग गर्ल याद है जिसमें उन्होंने ज्वेलरी पहन रखी थी, उसका एक और हिस्सा देखो और ब्रॉड लेवल पे जाके देखो, ये सब मनके देखो, ये सब मनके देखो। ये सब वो मनके होते थे जिसका निर्माण वो लोग किया करते थे। ये मनके, इसके मनके के कारखाने लोथल और चानुदड़ों से हमें मिले हुए हैं। ये वो मनके की फ़ोटो मुझे दिखानी थी। और एक फ़ोटो मुझे और दिखानी थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि धौलावीरा, धौलावीरा से एक बड़ा सा गड्ढा मिला है ना। ये जलाशय, इसमें पानी इकट्ठा करते थे। ये बहुत बड़ा जलाशय है। अगर आप इस जलाशय की बात करोगे, इसमें करीबन 2,25,000 लीटर तक पानी स्टोर करा जाता था, जो बहुत ज़्यादा है। तो बट अगर आप ये जलाशय एक बार देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। इसीलिए मुझे लगा कि ये पिक्चर्स ही मुझे दिखा देनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस पिक्चर को दिखाया वैदिक काल को शुरू करने से पहले। बात समझ में आया। अब यहीं पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको 1 से 2 पक्ष और बता दूं, 1 से 2 पक्ष और बताऊं जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी है। जैसे कि एक है, एक लिपि वाला मामला है, एक मंदिर को लेकर मामला है, और एक लोहे को लेकर मामला है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बात थोड़ी बनेगी नहीं। जैसे कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओगे, मैं वैदिक काल शुरू होने से पहले कुछ एक ऐसी बातें हैं इंडस वैली में जो मुझे लगा कि एडिशनल मुझे बतानी चाहिए। इंडस वैली में जाके देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारी धातुएं मिलेंगी। जैसे कॉपर है, टिन है ना। जैसे ये तांबा है, टिन है, गोल्ड है ना, सिल्वर है, समझ में आ गया, ब्रॉन्ज है, उसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। बट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं से भी लोहे का इस्तेमाल हमें देखने को नहीं मिलेगा। रिमेंबर कि हमें लोहे का इस्तेमाल वहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे तो वो लोग रिलीजन को फॉलो करते थे, वो लोग धर्म को मानते थे। यस, वो रिलीजन को फॉलो करते थे, है ना। वो मूर्ति भी बनाते थे, वो मूर्ति भी बनाते थे, परंतु उस मूर्ति को रखने का कोई विशेष स्थान, उस मूर्ति को रखने का कोई विशेष स्थान जिसे हम मंदिर कहते हैं, जिसे हम टेम्पल कहते हैं, वो टेम्पल अभी तक हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। इसलिए ही ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होता था। हो सकता है कि मंदिर का निर्माण करते हों, बट उनके मंदिर के बनाने के तौर तरीके बहुत अलग तरीके से हों। मतलब जिस स्थान को हम मंदिर समझ रहे हैं, हम जिसको मंदिर ना समझ रहे हो, असल में वही मंदिर हो। बट जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हमारी आंखों ने देखा है, जैसे अभी इंडस के समाप्त होने के 2000 साल के बाद जब गुप्त काल आएगा
तो गुप्त काल में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो वैसे मंदिर या उसके बाद के समय के मंदिर वैसा आर्किटेक्चर हमें देखने को नहीं मिला है। तो याद रखिएगा कि मंदिर के अभी तक हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, अभी तक नहीं मिले टिल डेट। और लिपि की बात करोगे तो लिपि वाला डायमेंशन भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है, कि मतलब वहां से स्क्रिप्ट मिली है, वहां से स्क्रिप्ट मिली है नो डाउट, बट स्क्रिप्ट पे क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता, ये स्क्रिप्ट स्टिल अननोन है। बट हमने लिखने के तरीके को समझ लिया है। देखो जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, सही बात है, हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं। हम वहाँ से लिखना शुरू करते हैं यहाँ तक लिखते हैं, वहाँ से लिखना शुरू करते हैं यहाँ तक लिखते हैं। बट इनके लिखने का तरीका ऐसा नहीं था। ये लोग यहाँ से लिखना शुरू करते थे और वो यहाँ तक जाते थे, फिर वो यहाँ से लिखते थे, फिर यहाँ तक जाते थे, ऐसे ऐसे लिखते थे, ऐसे ऐसे। और ऐसे कौन चलता है, याद रखिएगा, ऐसे चलता है सांप, ऐसे चलता है सांप। इसलिए याद रखिएगा ये सांप के आकार की लिपि है, सर्पाकार लिपि। समझ में आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो गाय का मूत्र होता है, गोमूत्र होता है, वो भी कुछ ऐसे ही चलता है, इसीलिए गोमूत्र आत्मक लिपि कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं बॉस्ट्रोफेदिन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये जो लिखते थे उस लिखावट में चित्र भी होते थे, मतलब ये अपनी भावनाओं को चित्र बना बना के, है ना, चित्र बना बना के उसमें अक्षर लिख लिख के अपनी बातों को रखते थे। आपको याद है इनकी लिखावट में चित्र भी देखने को मिलेगा, कुछ शब्द भी देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से इनकी लिपि को एक नाम दिया गया है, वो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हिंदी में कहते हैं भाव चित्र आत्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे भाव का मतलब है भावनाएं, इनकी जो भी भावनाएं होती हैं उसको पिक्चर के फॉर्म में, उसे ग्राफिक मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में लोगों के सामने रखते थे। बात समझ में है। अब ये बातें देखने में तो केवल शायद मुझे 5 मिनट लगा होगा, 5 से 6 मिनट लगा होगा, बट ये 5 से 6 मिनट की जो बातें थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि वैदिक एज में जाने से पहले अगर ये बातें मुझे और बता देनी चाहिए बच्चों को तो उनका भला होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह की चीज़ें अगर पढ़ी होंगी तो वो कर पाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर की ओर जो आ रहे हैं, अच्छा ये आदमी देखे हो, ये आदमी कौन है? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विलियम जोन्स का नाम है। तुमने नाम सुना है विलियम जोन्स का? विलियम जोन्स जिसने 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर, ये वही है विलियम जोन्स। समझ में आ रहा है। और ये है मैक्स मूलर, इनका नाम अभी आने वाला है। ठीक, थोड़ा सा मैं कहानी बताता हूँ। हमारा जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है वैदिक एज। हिंदी में इसे वैदिक एज नहीं कहते हैं, इसे हिंदी में वैदिक काल कहते हैं। हिंदी में इसे वैदिक काल कहते हैं। अब वैदिक काल की बात करोगे तो वैदिक काल में हमें पढ़ना किसके बारे में होता है? वैदिक काल में प्यारे दोस्तों हमें पढ़ना होता है आर्यंस के बारे में, कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ रहते थे, उनकी ज्योग्राफी क्या है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनकी इकॉनमी कैसी है, उनका रिलीजन कैसा है। ज्योग्राफी मतलब होता है कि वो किन क्षेत्रों में रहते थे, वो किन ठिकानों पे रहते थे। पॉलिटी मतलब होता है कि वहाँ पे राजनीति कैसे होती थी, राजा फैसले कैसे लेता था, राजा का चयन कैसे होता था, वो सारी बातें। समाज का मतलब होता है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे थे, कि मेल और मेल के रिलेशन कैसे थे, मेल फीमेल के रिलेशन कैसे थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वो सारी बातें। इकॉनमी का मतलब होता है कि वहाँ पे लोग कैसे अपनी जीविका चलाते थे, और धर्म का मतलब है कि उनकी धार्मिक सोच क्या थी। वो हमें तमाम डायमेंशंस के बारे में पढ़ना होता है। बट मेरा सवाल ये है कि अगर इस चैप्टर के अंदर हमें आर्यंस के तमाम पक्षों के बारे में पढ़ना है तो चैप्टर का नाम भी हमें आर्य काल रखना चाहिए था। वैदिक काल क्यों रखा? जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री रखोगे ना, कुछ और थोड़ा रख दोगे। अब जब आर्यों के बारे में पढ़ रहे हो तो हमें चैप्टर का नाम भी आर्य काल रखना चाहिए। बट इतिहासकारों ने इसका नाम वैदिक काल आखिरकार क्यों रखा? सोचने का विषय है कि नहीं है? कि अगर आप आर्यों के बारे में पढ़ रहे हो
तो चैप्टर का नाम भी आर्यकाल होना चाहिए, वैदिक काल नहीं होना चाहिए। फिर क्यों रखा? बात समझ रहे हो? क्योंकि प्यारे दोस्तों, हमें आर्यों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, वो वैदिक साहित्य से मिलती है, वैदिक लिटरेचर से मिलती है। वैदिक साहित्य बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। वैदिक साहित्य बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर चारों वेद आते हैं। उन वेदों पे लिखा गया ब्राह्मण टेक्स्ट आता है, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तुमने नाम सुना है शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, वो सारी बातें। बात समझ में आ रहा है? वो सारी बातें इन्हीं पर आधारित हैं आरण्यक साहित्य, और उन्हीं पर आधारित हैं उपनिषद। अब प्यारे दोस्तों, इन जब चारों चीज़ों को पढ़ोगे, चारों वेद, ब्राह्मण टेक्स्ट, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों चीज़ों को पढ़ोगे जिसे सामूहिक रूप से हम वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर कहते हैं, तब आप आर्यों के बारे में कोई भी सटीक जानकारी हासिल कर पाओगे। अगर थोड़े समय के लिए अगर इनको हम छुपा देते हैं या हाइड कर देते हैं, तो आर्यों के बारे में कोई भी जानकारी दे पाना संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दूसरे जो स्रोत हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। इसीलिए हम आर्यों के बारे में जानने के लिए वैदिक साहित्य पे चूँकि पूरी तरीके से निर्भर हैं, इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल, क्योंकि वेदों पे टिका हुआ काल है। समझ में आ रहा है? अब आपके लिए ये सब नए शब्द होंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। देखो ये होते क्या हैं? ये होते क्या हैं? ये होते क्या हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम कवर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस वैदिक काल के जब अंतिम में जाएंगे, वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, तो वैदिक लिटरेचर वाले हिस्से में हम इसको बताएंगे कि यह होता क्या है और इन चारों के बीच में क्या आपसी संबंध है, जिस पे लगातार सवाल बनते हैं, वो आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, अभी नहीं। तो मैंने कहा कि वैदिक काल की बात करोगे तो वैदिक काल में हम आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं, और आर्यों के बारे में जो कि जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, इसीलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। अब वैदिक काल का अगर हम टाइमलाइन जाके देखें, मतलब किस समय से किस समय तक है, तो इसका जो टाइमलाइन है वो करीबन 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में है। तो वैदिक काल का जो टाइमलाइन रखा गया है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, 1500 टू 600 BC। और मुझे इस बात से यकीन है कि मेरे क्लास के बच्चों को ये बात पता है कि हम BC में खड़े हैं। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। जो ईसा मसीह है ना, उनके जन्म से पहले, और उनके जन्म से पहले जो घटनाएं घटती हैं वो हमेशा घटते हुए क्रम में हैं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा कि वैदिक एज का जो समय है वो करीबन 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसके बाद अगर वैदिक काल को देखोगे तो वैदिक काल के करीबन 2 हिस्से हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं अर्ली वैदिक एज। क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक एज। हिंदी में कहते हैं इसे पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक एज कहते हैं। समझ में आ रहा है? और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसे कहते हैं लेटर वैदिक एज या फिर उत्तर वैदिक काल कहते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझिएगा इस बात को। और चूंकि मेरे प्यारे दोस्त, ये वैदिक काल का शुरुआती हिस्सा है। चूंकि ये वैदिक काल का शुरुआती हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा है, क्योंकि शुरुआती हिस्सा है इसीलिए कहते हैं पूर्व मतलब होता है शुरुआती। चूंकि वैदिक काल का शुरुआती हिस्सा है इसीलिए कहते हैं पूर्व वैदिक काल।
और जो कि वैदिक काल के ये बाद वाला हिस्सा है, ये बाद वाला हिस्सा है, क्योंकि वैदिक काल का ये बाद वाला हिस्सा है, इसीलिए कहते हैं उत्तर। जैसे कहते नहीं है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसके लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा आपको। तो पूर्व, पूर्व मतलब होता है अर्ली, अर्ली मतलब शुरुआती फेज, और कहते हैं टॉक टू यू लेटर मतलब बाद में, तो बाद वाला काल। समझ में आया कि नहीं आया? तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखो कि पूर्व वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल के बारे में अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो एक किताब है जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। अगर तुम ऋग्वेद को पढ़ोगे तो ऋग्वेद को पढ़ते समय तुम्हें जानकारी मिलेगी कि आखिरकार पूर्व वैदिक काल में क्या हो रहा है। तो पूर्व वैदिक काल की घटनाओं को जानने के लिए हम सामान्यतः निर्भर हैं ऋग्वेद नामक किताब के ऊपर, इसीलिए पूर्व वैदिक काल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो है ऋग्वैदिक काल। क्या इस्तेमाल होता है? पूर्व वैदिक काल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है और वो शब्द है आपका ऋग्वैदिक काल। तो इसलिए याद रखिएगा कि पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद के अलावा जो दूसरे वेद हैं, क्योंकि 4 वेद हैं, तो बाकी वेद कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण टेक्स्ट, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्रोत हैं। तो किसी एक स्रोत के नाम पर उत्तर वैदिक काल को भी जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को केवल उत्तर वैदिक काल कहते हैं, और जबकि पूर्व वैदिक काल के बारे में जानने के लिए केवल एक ही स्रोत है, ऋग्वेद, इसलिए अर्ली वैदिक एज को हम ऋग्वैदिक एज कह सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है कि किस काल के बारे में जानने के ज़्यादा स्रोत हैं? तो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानने के हमारे पास बहुत ज़्यादा स्रोत हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके टाइमलाइन की बात करते हैं। टाइमलाइन क्या है? अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करेंगे तो उसका टाइमलाइन है, ध्यान रखिएगा कि इसका जो ऋग्वेद का टाइमलाइन है वो 1500 से लेकर 1000 BC के अराउंड है, आसपास है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास। बात समझ में आ रहा है? और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है करीबन 1000 से लेकर बचा हुआ 600। बात समझ में आया? 1500 से लेकर 1000 ऋग्वैदिक, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। अब मन में सवाल आता है कि हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा क्यों? क्या जरूरत थी बांटने की? नहीं बांट के पढ़ते। हाँ, वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर या हिस्ट्री के अंदर ना जाने कितने सारे चैप्टर्स हैं। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसके बाद भी हमने हिस्ट्री को 2 हिस्सों में और बांट दिया, पूर्व वैदिक काल अलग पढ़ो, उत्तर वैदिक काल अलग पढ़ो। ये कौन बात हुई? क्यों बांटा? कुछ तो कारण होंगे। कारण है बदलाव। अगर आप देखोगे कि पूर्व वैदिक काल का इलाका कुछ और है, ये लोग कहीं और रहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोग कहीं और रहते थे। पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन अलग प्रकार का है, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन अलग प्रकार का है। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन अलग प्रकार का है, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन अलग प्रकार का है। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन अलग प्रकार का है, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन अलग प्रकार का है। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक धार्मिक जीवन अलग प्रकार का है, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन अलग प्रकार का है। अब इतने सारी चीज़ें जब बदल गई हैं तो एक साथ कैसे पढ़ लें? ये तो अनजस्टिस हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि माफी, इनजस्टिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा कि भाई जब चीज़ें बदल गई हैं पूरी तरीके से तो एक साथ तुम कैसे पढ़ सकते हो? अब सवाल उठता है कि बदल गई तो मैं अलग करके पढ़ना पड़ा, तो बदलने का कारक भी तो कुछ ना कुछ होगा। बिना किसी फैक्टर के, बिना किसी कारक के इतना बड़ा परिवर्तन, बिना किसी कारक के इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि बिना फैक्टर के इतना बड़ा चेंज आ गया? तो आया, वो फैक्टर था और वो फैक्टर यहीं पर था। क्योंकि देखो कि पूर्व वैदिक काल का जो समापन हो रहा है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास है और लेटर वैदिक पीरियड का समय भी शुरू हो रहा है 1000। इसका मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ हुआ है। और 1000 ईसा पूर्व के आसपास पता है क्या हुआ था?
1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें आयरन का इस्तेमाल देखने को मिलता है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखना है, अराउंड। मैं अराउंड क्यों लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर? मैं अराउंड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कि वो 900 है कि वो 1000 है कि 1050 है कि 1100 है। इतिहासकारों में बहुत विवाद है, इसलिए जब भी पढ़ना है, सोचना है तो क्या सोचना है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें लोहे का, हमें आयरन का डिस्कवरी भी मत लिखना, डिस्कवरी लिखना भी गड़बड़ हो जाएगा। लिखना 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें लोहे का इस्तेमाल या फिर यूज नज़र आता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें आयरन का यूज नज़र आता है, लोहे का इस्तेमाल नज़र आता है। और आयरन के हमें जो सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं, आयरन के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं या आयरन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा कि आयरन के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं वो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के मेरठ में अतरंजी खेड़ा नामक जगह है जहां से हमें इसके सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। अब सवाल उठता है कि क्या लोहा ही वो एक बड़ा कारण था? तो जवाब है हाँ। इस लोहे ने पूरी की पूरी व्यवस्था में बदल के रख दिया, चाहे वो लोगों का बसाव हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, समाज के नियम कायदे कानून हो, आर्थिक जीवन हो, धार्मिक स्वरूप हो, सबके अंदर इतने सारे परिवर्तन करके रख दिए। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? अब वो कैसे हुआ चेंजेस को, वो हमें अब पढ़ना होगा। माफ कीजिएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं एक डायमेंशन पे ध्यान देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आर्यों के तमाम डायमेंशंस के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक डायमेंशन पे ध्यान देना चाह रहा हूँ जिस पे नज़र नहीं पड़ती है, और वो है आर्य। कि आर्य कहाँ रहते थे, उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्ष क्या है, वो ठीक बात है, वैदिक साहित्य है, वो ठीक बात है। लेकिन आर्य हैं कौन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आर्य हैं कौन, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है ब्रिटिशर्स ने, गोरों ने, जानकर। बात समझ में आ रहा है? अंग्रेज हमेशा इस बात में लगे रहते थे कि ये साबित करो कि जो भारत का भला किया है विदेशियों ने किया है, क्योंकि गोरे विदेशी हैं। अगर गोरे विदेशी हैं और गोरे भारत में हैं, और ये बात अगर भारत के लोगों को समझ में है कि विदेशी के होने से भारत का भला होगा, तो अंग्रेजों को अच्छा मानेंगे। इसीलिए वो इंडियन हिस्ट्री को जब वो लिख रहे थे तो तोड़ मरोड़ के लिखा, और ये बात साबित करने में लगे रहे कि भारत में जो वैदिक काल है, जहाँ से पहले स्टार्टिंग मानी जाती थी, मतलब हड़प्पा के बारे में तो बहुत बाद में पता चला था, पहले सबको यही पता था कि वैदिक काल से ही भारत के विकास की यात्रा शुरू हुई है। वो और ऐसे में जो भारत के विकास की यात्रा वैदिक काल से शुरू हुई है, उसका निर्माण करने वाले जो आर्य हैं, वो आर्य विदेशी हैं। ये बात साबित करने में उनको बड़ा मज़ा आता था, ताकि अगर साबित कर देंगे तो हम ये बता पाएंगे दुनिया को कि भाई देखो, भारत का भला हमेशा विदेशियों ने किया है, और अगर हम भारत पे हुकूमत कर रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, तो भारत के भले के लिए कर रहे हैं। ये बात वो ज़बरदस्ती साबित करना चाहते थे। और इसी क्रम में आर्य को लेकर उनके कुछ विचार हैं। समझो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आर्यों के बारे में कहते हैं कि आर्य का मतलब होता है उत्तम। आर्य का मतलब होता है उत्तम, या फिर आर्य का मतलब होता है सर्वोच्च या सुपीरियर। अब ये सुपीरियर वाला विचार कहाँ से दिया उन्होंने कि आर्य जो थे वो विदेशी थे, और वो यहाँ पर आए, और जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे, जिन्हें हम कहते हैं नॉन आर्य, या जिन्हें हम कहते हैं गैर आर्य, उन गैर आर्य लोगों को परास्त कर दिया, और परास्त करके अपनी उत्तम या सर्वोच्च स्थिति को बताया। इसीलिए ये अपने आप को आर्य मतलब सर्वोच्च या सुपीरियर कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है आर्य, और एक शब्द इस्तेमाल किया अनार्य।
तुम इसमें बहुत परेशान होगे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि आर्य शब्द से हमारे मन में क्या आना चाहिए। और जब तुम पेपर सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेगा अनार्य, तो तुम अनार्य शब्द से तुम मन में इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे। और बच्चे एक बात ध्यान रखो कि जब तक तुम किसी शब्द का इमेजिनेशन नहीं कर पाते तब तक तुम उसके अंदर नहीं जा पाओगे। तुम्हारे अंदर, जैसे हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं, तो एप्पल का इमेजिनेशन आते ही हम आगे की बात कर पाते हैं। तो इसीलिए इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है टॉपिक के अंदर। इसलिए अगर तुम आर्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो आर्य शब्द का मतलब, आर्य शब्द में जैसे ही बोलूँ उसका मतलब वो लोग हैं जो मंत्र बोल सकते हैं, जो यज्ञ कर सकते हैं। जो यज्ञ कर सकें, जो मंत्र बोल सकें, वो कौन है? आर्य। और जो मंत्र ना बोल सकें, यज्ञ ना कर सकें, वो कौन है? अनार्य। मेरी बात समझ में आ रही है? आर्य कौन है? जो मंत्र बोल सकें, जो यज्ञ कर सकें, और जो ना कर सकें वो गैर आर्य हैं, अनार्य हैं। तुम गैर आर्य बोलो तो भी ठीक है, या अनार्य बोलो तो भी ठीक है। तो आर्य शब्द का मतलब तुम्हें समझ में आया कि ये यूरोपियंस कहते हैं कि आर्य का मतलब है उत्तम, सर्वोच्च। क्योंकि आर्य जो थे विदेशी थे, और भारत आके जो गैर आर्य थे, जिन्हें यज्ञ करना नहीं आता था, जिन्हें मंत्र बोलना नहीं आता था, उनको परास्त कर दिया और अपनी सर्वोच्चता साबित कर दी। ठीक है, अब ये टिक करने के लिहाज से तो ठीक है, बात समझ में आए, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब यहीं पर एक और थ्योरी दी इन्होंने कि आर्य जो है वो सर्वोच्च होने के साथ साथ वो एक प्रकार की भाषा बोलते थे, वो एक प्रकार की भाषा बोलते थे। सेम लिंग्विस्टिक पीपल थे ये, वो सेम लिंग्विस्टिक पीपल, या एक तरह की, एक प्रकार की वो भाषा, एक प्रकार की वो भाषा, एक प्रकार की वो भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। बात समझ में आ रहा है? एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है। ये अपने आप को आर्य भी कहते हैं, ये अपने आप को उत्तम भी कहते हैं, और कहते हैं कि एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। और वो कौन सी भाषा थी? वो कौन सी भाषा थी? तो वो थी भरोपीय भाषा। भरोपीय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे क्या लिखा है? भरोती, भरोपीय। भारो मतलब भारत, और यूरो मतलब यूरोपियन। भरोपियन, भारत और यूरोपियन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आर्य हैं और आर्य हैं, वो किसी ऐसी जगह रहते थे जहाँ से वो भारत की तरफ भी गए और जहाँ से वो यूरोप की तरफ भी गए। क्यों? क्योंकि ये बात उन्होंने ऐसा क्यों बोली कि वो एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो भाषा है भरोपीय। हुआ क्या कि जब एक व्यक्ति, इसका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स आपके सामने अभी फोटो दिखाई थी ना, ये विलियम जोन्स है, ये विलियम जोन्स है। ये विलियम जोन्स जो है 1784 की बात है। 1784 में ये विलियम जोन्स जो है, इसने एक संस्था बनाई थी, इसका नाम था, इसने एक संस्था बनाई थी कलकत्ता के अंदर, उसका नाम था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हिंदी में भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहते हैं। जिसका काम था भारत के पुराने ग्रंथों को ठीक से पढ़ना, उसका ट्रांसलेशन करना। ये पूछ सकता है कि क्या काम था? तो अध्ययन करना और ट्रांसलेशन करना भारत के पुराने ग्रंथों का, याद रखिएगा। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना की तो इसने इस बात को नोटिस किया कि इंडिया के और यूरोप के कई सारे बेसिक वर्ड्स का आधार एक जैसा है, मूलभूत शब्द लगभग एक जैसे हैं। जैसे देखो, हमारे यहाँ है मात्र, संस्कृत में क्या कहते हैं? मात्र। यूरोप में क्या कहते हैं? मदर। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में बोलते हैं पितृ, यहाँ क्या कहते हैं? फादर। ऐसे और भी शब्द जो थे वो बहुत ही सिमिलर थे। इसी को आधार बनाया विलियम जोन्स ने कि भैया ये जो भारत की संस्कृति है इसका विकास आर्यों ने किया, और यूरोप की संस्कृति इसका विकास आर्यंस ने किया, वो एक ही लोग थे। वो यूरोप थे, वही आर्यन थे जिन्होंने दोनों का विकास किया। और वो किसी एक ऐसी जगह से गए जहां से वो आधे चले गए यूरोप की तरफ और आधे चले गए भारत की तरफ।
इसीलिए दोनों भाषाओं के बीच में इतनी सिमिलैरिटी है। जैसे भाई तुम मुझसे पढ़ रहे हो भाई, अब पढ़ रहे हो तो तुम में से कई सारे बच्चे पढ़ रहे हो ना, सब अलग अलग हैं, बट तुम्हारी नॉलेज का जो आधार है वो अगर एक जैसा कहीं हुआ तो कहेंगे ना तुम्हारे पढ़ने का तरीका तो एक जैसा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो तुम लोग। बात समझ में आ रही है? इसी का परिणाम था विलियम जोन्स ने ये बात रखी कि हो सकता है कि आर्य किसी एक जगह पे रहते हों और आधे भारत की तरफ चले हैं और आधे यूरोप की तरफ चले गए, तभी दोनों भाषाओं में ये सिमिलैरिटी है। और इस तरह की बात इस विलियम जोन्स ने केवल महसूस नहीं की थी, इस तरह की बात इस आदमी ने भी महसूस की थी। ये आदमी रहने वाला है जर्मनी का, ये आदमी रहने वाला है जर्मनी का रहने वाला है, और तुम इस आदमी को अच्छे से जानते हो। इस आदमी का नाम है मैक्स मूलर। इस आदमी का नाम क्या है? मैक्स मूलर। समझ में आ रहा है? और किस शताब्दी का है? तो याद रखिएगा ये 19वीं शताब्दी का है, जर्मनी का रहने वाला मैक्स मूलर, इसने भी ये बात रखी थी। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ से आधे यूरोप की तरफ गए और आधे भारत की तरफ आए। तो इसी पर दो थ्योरी हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए हल्की सी याद रखनी चाहिए। पहली थ्योरी है यूरो एशियन थ्योरी। यूरेशियन थ्योरी क्या नाम है? यूरो एशियन थ्योरी। मतलब कोई ऐसा इलाका जो आधा यूरोप में आता हो और आधा एशिया में आता हो, और वो इलाका है, वो है आज का आधुनिक तुर्की इलाका। जो तुर्की वाला इलाका है, तुर्की का आधा इलाका यूरोप में आता है, आधा इलाका एशिया में आता है। तुर्की का आधा इलाका यूरोप में आता है और आधा इलाका एशिया में आता है। बात समझ में आ रहा है? और इसी में तुर्की में विलियम जोन्स ने कहा, ये थ्योरी एक्चुअली में किसकी है ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ये थ्योरी किसकी है? विलियम जोन्स की है। यही विलियम जोन्स की फोटो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे दिखाई थी। यही विलियम जोन्स जो है वो यूरोशियन थ्योरी देता है। तो यूरोशियन मतलब आधा यूरोप में इलाका हो, आधा एशिया में हो। तो टर्की का आधा इलाका यूरोप में है, आधा एशिया में है। तो यहीं से कुछ पाया होगा इसने। तो यहाँ से उसने एक अभिलेख पाया था, इसका नाम है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है? बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं बगोस कोई इंस्क्रिप्शन। बगोस कोई अभिलेख कहते हैं, क्योंकि अगर आप बगोस कोई अभिलेख को पढ़ोगे, जो एग्जाम में बार बार आता है, बगोस कोई अभिलेख जो 1400 BC का है, तो इस बगोस कोई अभिलेख की बात करें जो आज के टर्की में है, इसमें क्या बताया गया कि तुर्की और सीरिया बगल में पड़ता है, वहाँ के दो ग्रुप के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, हित्ती और मितानी। और उन दोनों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती थी बार बार, तो ऐसे में क्या हुआ कि वैदिक काल के जो देवी देवता हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्य हैं। इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं। ठीक है? इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं। इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्य हैं। तो कितनी देवी देवता लिखे हुए हैं? ध्यान रखना बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 4 देवी देवता का नाम बगोस कोई अभिलेख में है, बट एक इंपॉर्टेंट देवी देवता का नाम नहीं है, वो है अग्नि। पूछ सकता है किसका नाम नहीं था, तो अग्नि का नाम नहीं था। समझ में आ रहा है? तो बोगोस कोई अभिलेख में इन चारों वैदिक काल के देवता का नाम आता है, जिससे विलियम जोन्स कहता है कि देखो वही बगोस कोई क्षेत्र था जहाँ वैदिक काल के इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का नाम आता है। ये वही जगह है जहाँ से आधे यूरोप की तरफ गए, आधे एशिया की तरफ आए, मतलब आधे इंडिया की तरफ आए और आधे यूरोप की तरफ गए। समझ में आ रहा? तो बोगोस कोई इंस्क्रिप्शन में 4 देवी देवता का नाम आता है, और ये बगोस कोई इंस्क्रिप्शन का जो मामला है वो विलियम जोन्स ने जड़ से निकाला था। बट ये थोड़ी गलत है। बात समझ में? हो सकता है कि भारत के लोग हैं, बगोस कोई चले गए हों या वहाँ तक माइग्रेट करके चले गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो जाके देखो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हम लोग जाते थे ना, इराक कुवैत तक जाते ही थे। हो सकता आगे चले गए हों, हम ही लोग बता दिए हों, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में? ये फर्जी का ज्ञान जो है, जो विलियम जोन्स दिए पड़े हुए हैं। इसके बाद विलियम जोन्स शांत हुए तो चाचा ये आ गए 19वीं सेंचुरी में, ये अलग थ्योरी लेकर आ गए।
ये चाचा क्या बोले, मैक्स मुलर बोले कि नहीं नहीं विलियम जोन्स गलत कह रहा है। मैक्स मुलर बोले कि विलियम जोन्स गलत कह रहा है, हम उससे नहीं मानते हैं, हम एक नई थ्योरी दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए हैं। समझ में आ गया? मध्य एशिया कहाँ पड़ता है? मैप पे देखो, ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पता होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चले, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा है क्या, जब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना बने। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान से पढ़ो। देखो बच्चे, ये देखो भारत हो गया, ये भारत का हिस्सा हो गया, मैं रफली मैप बना रहा हूँ। ये पाकिस्तान वाला इलाका हो गया, ये अफ़गानिस्तान वाला इलाका हो गया, ये ईरान वाला इलाका हो गया, और ये जो ऊपर वाला इलाका है ये मध्य एशिया है। ये मध्य एशिया है। मध्य एशिया को तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये देखो ये मध्य एशिया है। जैसे मान लो ये एशिया है, ये एशिया है, एशिया के नॉर्थ ऊपर क्या पड़ेगा? नॉर्थ, नीचे क्या पड़ेगा? साउथ, इधर क्या पड़ेगा? ईस्ट, इधर क्या पड़ेगा? वेस्ट, बीच में क्या पड़ेगा? सेंटर। समझ में आ रहा है? बीच में क्या पड़ेगा? सेंटर। किसका पार्ट है? एशिया का। तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया। समझ में आया? तो नॉर्थ एशिया, सेंट्रल, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ये एशिया है। समझ में आ गया? तो भारत कहाँ पड़ता है? साउथ एशिया में। और भारत का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। तो इंडिया के ऊपर वाला इलाका, देखो इंडिया के ऊपर वाला इलाका है कि नहीं है? तो मैक्स मुलर कहता है कि आर्यंस जो हैं वो, मैक्स मुलर कहता है कि जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से आए थे। वो आधे चले गए थे ईरान की तरफ और आधे निकल आए थे भारत की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आधे चले आए थे ईरान की तरफ, आधे निकल आए थे, वो आधे निकल आए थे भारत की तरफ। बात समझ में? और ये बात साबित करने के लिए वो एविडेंस भी देता है, वो सबूत भी देता है। वो कहता है कि देखो ऋग्वेद जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, और ईरान जो है, ईरान, जिसे पहले ईरान नहीं कहते थे, इसे हम पर्शिया कहते थे, जहाँ पे पहले पारसी लोग रहते थे, उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता, वो कहता है कि जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी सारे शब्द सिमिलर हैं। जैसे एक शब्द मिलता है सप्त सिंधु, तो वहां भी तुम्हें जैन अवस्था में एक शब्द मिलेगा हप्त हिंदू। हप्त, मैं साफ साफ लिखूं, हप्त हिंदू। अब मैंने हप्त हिंदू क्यों लिखा? क्योंकि देखो समस्या क्या है कि जो पर्शियंस हैं, ईरानी हैं, वो सा को सा नहीं बोल पाते हैं, वो सा को हा बोलते हैं। वो प्रोनाउंसिएशन सही से कर नहीं पाते, इसलिए सा को वो हा प्रोनाउंस करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे सप्त हिंदू, जैसे यहाँ पे लिखा है असुर, तो वो क्या लिखेंगे? अहुर। वो क्या लिखेंगे? अहुर लिखेंगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? तो कह रहे कि देखो सिमिलैरिटी है, बट इस थॉट में भी कमी है। ऋग्वेद जो है वो 1500 BC का है, और जैन अवस्था जो है वो 6th सेंचुरी BC का है। 6th सेंचुरी, इसको आसान भाषा में 600 BC भी कहते हैं। तो पहले तो ये आया ना, और बाद में वो आया। हो सकता है कि यही के लोग जैन अवस्था की तरफ चले गए, ईरान की तरफ चले गए हों, और वहाँ की शब्दावली को प्रभावित किया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये फर्जी जो है मैक्स मुलर दिमाग लगाया हुआ है, नरक मचाया हुआ है। अच्छा एक बात यहीं पे समझ लो, जो कि पर्शियंस क्या बोलते हैं? सा को हा बोलते हैं, तो ये सिंधु नहीं बोलते हैं, ये हिंदू बोलते हैं। ये सिंधु नहीं बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? हिंदू। समझ में आया? और हिंदू लोगों का स्थान हिंदुस्तान, तो यहीं से एक शब्द निकल कर आया हिंदुस्तान। समझ में आया कि नहीं आया? हिंदुस्तान आया, ये हिंदुस्तान है। और समस्या क्या है कि यही पर्शियंस से ही रानी आगे जाके संपर्क किए थे, आगे जाके इनका संपर्क था यूरोप में एक जगह है ग्रीक, जिसे हम रोमन एम्पायर कहते हैं। समझ में आ रहा है? ग्रीक, रोम। तो दिक्कत क्या है कि जब भारत के बारे में पर्शिया के रास्ते यूरोप के लोगों को पता चला कि
कि सिंध है, जिसको वो हिंद कहते थे। इसीलिए देखो आज भी अरब समाज के अंदर, आज भी तुम कभी इराक जाओगे तो इराक वाले हिंदुस्तानियों को अल हिंद कहते हैं, भारत को अल हिंद कहते हैं, हिंदुस्तानी अल हिंद, हिंद 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 कहते हैं, हिंदी हिंद हिंद बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब जब पर्शियंस को आगे जाके फिर यूरोप वालों को पता चला तो हिंद नहीं, उनके संग दिक्कत क्या है कि वो लोग यूरोप वाले, खासकर ग्रीक जो लोग जो हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वो हा को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वो हा को ई बोलते हैं, हा को क्या पढ़ते हैं? ई बोलते हैं। तो ये सिंध को हिंद बोलते थे और वो हिंद को इंड बोलते थे, और इंड से बन गया इंडिया, इंड से क्या बन गया? इंडिया। बात समझ में? इसीलिए इंडिया वर्ड निकल कर आया। बात समझ में आया? और ऐसे में अगर कोई ग्रीक या कोई यवन भारत के बारे में लिखेगा तो भारत को कैसे जानता है? इंडिया के नाम से। इसीलिए ग्रीक विद्वान बहुत आगे जाके मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मेगास्थनीज। उस मेगास्थनीज ने जब बुक लिखी तो बुक का नाम क्या लिखा था? बुक का नाम था इंडिका। आप सोचो ना कि उस बंदे ने, वो ग्रीक स्कॉलर जिसका नाम मेगास्थनीज है, उस मेगास्थनीज ने अपनी किताब का नाम इंडिका क्यों रखा? क्योंकि ग्रीक लोग भारत को इंडिया के नाम से जानते थे, इसीलिए उस किताब का नाम इंडिका है। कनेक्ट करके पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कहाँ से है, इंडिया कहाँ से, ये सारी बातें कहाँ से आई। और भारत का नाम जो आया है वो भरत कबीले पे आया है। भरत कबीले के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दो थ्योरी हैं, एक है आपकी यूरेशियन थ्योरी है जो विलियम जोन्स की है, वो याद रखिएगा। दूसरी थ्योरी है आपकी जो आपको याद रखने वाली है, वो आपकी प्रोफेसर मैक्स मूलर की है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और थ्योरी मिलती हैं, जैसे कि डॉक्टर संपूर्ण आनंद ने बोला है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर संपूर्ण आनंद कहते हैं कि आर्य कोई बाहरी लोग नहीं है, ये सप्त सिंधु में पहले से रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में पहले से रहते थे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर संपूर्ण आनंद कह रहे हैं कि भाई इस दौर के बारे में जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत ऋग्वेद, और ऋग्वेद में केवल इसी इलाके की चर्चा है, बाहरी इलाके की चर्चा ही नहीं है। भाई अगर बंदा बाहर से आया होगा तो बाहरी इलाके की चर्चा करेगा ना। अगर वो केवल उसी इलाके की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो यहीं के रहने वाले हैं। डॉक्टर संपूर्ण आनंद मना कर देते वो रहने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा 2-3 व्यक्तियों का नाम, जैसे कि एल डी काला कहते हैं कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो के से कश्मीर हो गया, के से एल डी काला हो गया। जैसे स्वामी जी के बारे में याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम याद रखिएगा कि स्वामी जी जो हैं वो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो स्वामी जी हैं वो कहते हैं कि ये लोग आए थे तिब्बत से, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, मैथ्स कॉलम में। और एक और मिलेंगे, वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नाम मत भूलना, हल्के में मत लेना, ये बहुत भारी भारी चीज़ें हैं। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आने दो। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ोगे, इनके अकॉर्डिंग जो आर्यंस हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे। और इस बात की इन्होंने एविडेंस दिए हैं, मतलब इस बात की जानकारी दी है इस बात की जो जानकारी दी है वो एक बुक में दी है। बुक का नाम याद रखना, एग्जाम में आता है। उस बुक का नाम है आर्कटिक होम। तुमने पहले नाम सुना है आर्कटिक? जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, उत्तरी ध्रुव है, उसको आर्कटिक सर्किल है ना, आर्कटिक सर्किल खींचा हुआ है। यूरोप के ऊपर वाला जो इलाका आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री के आसपास, वही आर्कटिक सर्किल है। वो कहते हैं वहीं से आए हैं, आर्कटिक होम है।
इन द वेदास। तो स्वामी जी ने ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, और उन्होंने ये बात कहाँ लिखी अपनी किताब आर्किटेक्ट होम इन द वेदास। इन द वेदास, वेदास में चर्चा की उन्होंने इस बात की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं डायमेंशन बताया हूँ, आप मान के चलो कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ठीक से ये डायमेंशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट है, ये टफेस्ट है। आसानी से आपको ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इतनी सारी थ्योरीज हैं, क्या मसला है। मैंने बता दिया ना कि अंग्रेज़ों ने जान के जो है कहानी रची थी, और ये उसी दौर के थे, तो इन लोगों को उतनी जानकारी सटीक थी नहीं। बाद में आज के समय में ये बात ऑलमोस्ट प्रमाणिक है कि आर्य बाहर के लोग नहीं हैं, आर्य यहीं से थे। अंग्रेज़ों ने जान के दाल एक कहानी रची है ताकि अपने हुकूमत को वो सही साबित कर सकें। बात समझ में आया? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको एक एक करके कि आर्यों की क्योंकि भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक कैसी है, आर्थिक कैसी है, राजनीतिक कैसी है, मैं एक एक करके आपको सारे डायमेंशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं सारे डायमेंशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति, अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। अब तुम पूर्व वैदिक काल को बोलोगे तो पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। टाइमलाइन तुम्हें क्या सिखाया है? 1500 से लेकर 1000 BC के अराउंड आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें देखना क्या है कि पूर्व वैदिक काल की ज्योग्राफी क्या थी, उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, और आसान भाषा में वो कहाँ रहते थे। देखो, मैं तुम्हें आसान भाषा में ये शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो उनके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी ना बड़ा नया सब्जेक्ट है। तो इसीलिए अगर मैं लिख रहा हूँ कि इनका ज्योग्राफिकल सेटलमेंट क्या है, वो कहाँ रहते थे, तो रहते कहाँ रहते थे, तो ये शब्द ज़्यादा हिट करेगा उनके कानों को। ज्योग्राफिकल सेटलमेंट है वो ठीक बात है, ज्योग्राफिकल सेटलमेंट है, लेकिन ज्योग्राफी को वो इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ज्योग्राफिकल सेटलमेंट है, उनका भौगोलिक निवास है, वो कहाँ रहते थे, ये बात ज़्यादा उनके कानों तक पहुँचेगी बच्चे, इसीलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप देखोगे कि पूर्व वैदिक काल का जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, तो इसका उत्तर है कि वो लोग जो हैं भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहते थे। कहाँ रहते थे? भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहते थे। इंग्लिश में कहते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहा करते थे। अगर मैं इसको नॉर्थ वेस्ट को अगर मैं बोल दूं कि ये मुख्य रूप से पंजाब के इलाके में थे तो भी सही रहेगा, क्योंकि अगर नक्शे पे देखोगे तो उत्तर पश्चिम का मतलब होता है, सिखा चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता में, ये भारत का उत्तरी इलाका है, ये भारत का पश्चिमी इलाका है, तो इसी इलाके में रहते हैं। समझ में आ रहा है? देखोगे यही इलाका है, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहते हैं, मुख्य रूप से पंजाब के इलाके में। अब इस इलाके में नदी कौन सी बहती है, तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है, सहायक समझते हो ना, समझा चुका हूँ, सहायक नदी का पानी हमेशा मुख्य नदी में जाकर मिल जाता है, या एक नदी का पानी अगर दूसरी नदी में जाके मिल रहा है तो वो उसकी सहायक नदी मानी जाती है। जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में। समझ में आ रहा है? अगर आप उत्तर पश्चिम इलाका बोलोगे तो भी ठीक, पंजाब का इलाका बोलोगे तो भी ठीक, सिंधु और सिंधु के आसपास के इलाके बोलो तो भी ठीक। और देखो, इसे और लिख सकते हो,
पूर्व अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। याद करो ये वही इलाका है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी रहते थे। याद करो, बताया था मैंने पहले लेक्चर में जब वीडियो का अंत हो रहा था कि ये लोग पूर्व वैदिक काल से या पूर्व अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच के इलाकों में रहा करते थे। बात समझ में आ रहा है? ये चारों शब्द एक ही हैं। इसे उत्तर पश्चिम इलाका भी कह सकते हो, उसे पंजाब का इलाका भी कह सकते हो, उसे सिंधु सहायक नदी का इलाका भी कह सकते हो, उसको पूर्व अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में देख सकते हो। तुम इमेज में देख सकते हो, देख लो, ईस्ट अफगानिस्तान से वेस्ट यूपी का पूरा इलाका है ये। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये लोग इस इलाके में रहते थे, तो सर जी कुछ एविडेंस भी दे दीजिए, एविडेंस दीजिए, साक्ष्य। हिस्ट्री हमेशा एविडेंस पे बेस्ड होती है, नियम है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अगर आपको ये बात रख रहे हो तो उसके पीछे आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, और अगर आपने उसके पीछे का साक्ष्य नहीं दिया तो वो महज एक कहानी है। अगर आपने हिस्ट्री के अंदर एविडेंस नहीं रखा, अपनी बात के पीछे सबूत नहीं रखे तो महज वो एक कहानी बनकर रह जाएगी, वो स्टोरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एविडेंस आप दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में रहते थे, मैं मान जाता हूँ, बट एविडेंस तो दीजिए। तो एविडेंस कैसे दूँ? मैं देता हूँ। मैंने कहा था कि पूर्व वैदिक काल के बारे में आपको जो जानकारी मिलेगी वो ऋग्वेद से मिलेगी। इसका मतलब ये उत्तर पश्चिम इलाके में रहते हैं, ये बात हमें ऋग्वेद में मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। ऋग्वेद को पढ़िएगा तो ऋग्वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया है, 10 पार्ट्स में बांटा गया। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 हिस्सों में बांटा गया है ना, 22 पार्ट में बांटा गया है ओरिजिनली, वैसे ऋग्वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया ताकि पढ़ना आसान हो जाए। इसी को कहते हैं मंडल कहते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। बात समझ में आ रहा है? और आप जानते हो कि हर एक पार्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट नंबर 5 जो है, भाग नंबर 5, उसमें कई चैप्टर्स हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक केंद्रीय मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद में आपका पार्लियामेंट है, संसद है, आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, महालेखा निरीक्षक है। बात समझ में आया? तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। वैसे ही हर एक मंडल के अंदर कई चैप्टर्स हैं। वैसे उसी प्रकार आपका जो ऋग्वेद का 10th मंडल है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, ये 10th पार्ट है, उसमें एक चैप्टर मिलेगा जिसमें नदियों की चर्चा है, इसे कहते हैं नदी सूक्त कहते हैं। नदी सूक्त किसका हिस्सा है? ऋग्वेद के आखिरी मंडल का हिस्सा नदी सूक्त। उस नदी सूक्त को पढ़िएगा तो उस नदी सूक्त के अंदर, उस नदी सूक्त मतलब उस चैप्टर के अंदर करीबन आपको 19 से लेकर 21 नदियां का नाम मिलेगा। अब अगर उन नदियों के नाम को ठीक से पढ़ोगे तो उनमें कुछ नदी का नाम मिलेगा, मैं इस तरफ लिखता हूं, जैसे कि कूभा, जैसे कि गोमल। समझ में आ रहा है? कूबा है, गोमल है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, सिंधु, सरस्वती, सिंधु है, सरस्वती है, उसके बाद में झेलम, व्यास, चेनाब, समझ में आ रहा है, रावी, गंगा और यमुना। ठीक, ये नदियों का नाम है। कूबा, ये गोमल। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि अगर तुम देखोगे तो ये जो नदी है कूबा और गोमल, ये अफगानिस्तान में बहती हैं। समझ में आ रहा है? केवल यहाँ की 2 नदियों की चर्चा हो रही है। बाकी अगर तुम देखोगे ये सिंधु है, सरस्वती है, झेलम है, व्यास है, चेनाब है और रावी है, ये कहाँ बहती है? भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में। तो जो ज़्यादातर नदियाँ मिल रही हैं वो उत्तर पश्चिमी इलाकों वाली नदियाँ मिल रही हैं।
बात समझ में आ रहा है? गंगा यमुना का भी मान मिलता है, लेकिन गंगा यमुना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहती है भाई, आती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होकर ही है। बात समझ में आ रहा है? इससे पता चलता है कि इनका जो जोग्राफिकल सेटलमेंट है, इनका भौगोलिक बसाव है, वो भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है। और ये बात तो मैं एक और तरीके से बता सकते हो, सिंधु नदी है, इसका ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा है। सर्वाधिक चर्चा अगर किसी नदी की है तो वो सिंधु है। इनकी सबसे पवित्र नदी है जिसको हम कहते हैं नदीत्मा। नदी आत्मा के समान है, वो देवी के समान है, वो सरस्वती है। और गंगा का केवल एक ही बार नाम आता है, यमुना का केवल 3 ही बार नाम आता है, और बार बार नाम सिंधु का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बार बार किसी घटना का जिक्र बार बार कर रहा हूं तो उसका मतलब मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। अगर आप सिंधु का नाम बार बार लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आपका जो बसाव है वो सिंधु और उसके आसपास है। और मैं गंगा की बात करूं, गंगा और यमुना की अगर आपने 1-2 बार चर्चा की, इसका मतलब आप जानते तो उस इलाके के हो पर जाते नहीं हो। जैसे अभी लेक्चर मेरा शुरू हुआ है तो आप देखो कि एक शहर का नाम बार बार आएगा, लखनऊ। अब लखनऊ का नाम क्यों? क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि और भी शहर के नाम नहीं आएंगे, लेकिन बार बार लखनऊ का नाम आएगा क्योंकि मैं वहां का निवासी हूं। बात समझ में आ रहा है? बाकी मेरी कहानी में देखना भी चेन्नई का भी नाम आ जाएगा, अभी किसी और जगह का नाम भी आ जाएगा। मैं जानता हूं, बट जाता इक्का दुक्का बार हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इससे पता चलता है कि इनका बसाव जो है वो इस तरफ है। इसका मतलब एविडेंस मिला कि नहीं मिला? अब यहाँ पे इनके पुराने नाम भी याद रखो। कूबा, समझ में आया? कूबा को कुबई कहा गया, कोमल को गोमती कहा गया है, गोमती है ये। सिंधु को सिंधु कहा गया, सरस्वती को देवित्मा कहा गया, झेलम को वितिस्ता बोला गया है, वितिस्ता। पिस्ता खाते हो ना, वो व्यास को बोला गया है विपाशा। विपाशा बसु बीड़ी जलाई ले, विपाशा बसु बड़ी खतरनाक मूवी थी, बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया जिगर में बड़ी आगे है। उसके बाद चिनाब देखो, चिनाब को क्या बोलते हैं? अस्कनी बोलते हैं। और जो रावी है उसको क्या कहते हैं? परुष्णी कहते हैं। अब देखो ना कि तुम्हें याद थोड़ी ना करना है। अब नदियों के नाम आते हैं, नदियों के नाम भी याद हो गए। अब नदियों का जिक्र है वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। तो नदियों का जो जिक्र है वो भौगोलिक स्थिति के साथ में है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो एविडेंस हो गए। एक और एविडेंस आपको मैं देता हूँ, एग्जाम में आता है सारी बातें। आपको एक और एविडेंस देता हूँ, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल के साथ साथ आपको ऋग्वेद का 7वां मंडल भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऋग्वेद का 7वां मंडल देखोगे, 7वां पार्ट पढ़ोगे, तो उसमें एक बार क्या हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं 10 राग युद्ध कहते हैं। और जो 10 राग युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध हुआ था, 10 राग मतलब होता है बैटल ऑफ 10 किंग। वो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो हुआ था पहली बात तो रावी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे। अब अगर रावी नदी के किनारे पर है, इसका मतलब लड़ाइयाँ भी कहाँ हो रही हैं? रावी नदी के किनारे, उत्तर पश्चिम इलाकों में। पक्का ये लोग उधर ही रहते थे। और रावी नदी के किनारे क्यों लड़ाई हुई है? पानी के लिए आज भी लड़ाइयाँ होती हैं। इस लड़ाई में हुआ क्या था कि एक तरफ भरत कबीला था। भरत क्या है? एक कबीला है, क्योंकि ये वो समय है जब लोग खानाबदोश हैं, कबीले में रहते हैं। कबीला मतलब होता है जन, JAN, जन मतलब होता है ट्राइब, मतलब ये नोमैडिक्स हैं। कबीले का नाम क्या है? कबीले का नाम है भरत। यही भरत है जिसके नाम पे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। और याद रखिएगा, भरत कबीले का सरदार कौन है? भरत कबीले का सरदार है सुदास। कौन है? सुदास। गुरु कौन है? वशिष्ठ। गुरु कौन है? वशिष्ठ। भूलना नहीं इनमें से कोई भी बात ना बाबू, भूलने का चांस तुम्हारे पास में नहीं है। इनमें से कुछ भी बोले क्वेश्चन गलत, जैसा बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना।
कि भरत कबीला है, जन है, समझ में आया। और कबीले का सरदार कौन है? सुदास, SUDAS, सुदास। और गुरु का नाम क्या है? वशिष्ठ। अब इस भरत कबीले ने क्या किया? इस भरत कबीले ने अकेले 10 राजाओं के समूह को हराया था, जिसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। अब तुमको पता है ना, आर्य मतलब जो यज्ञ करना जाने, जो मंत्र बोलना जाने, और जो ना जाने वो अनार्य। अब कभी कभी एग्जामिनर आपको उन 5 कबीलों का नाम भी पूछ लेता है। कृपा करके उन 5 कबीलों का नाम बता दो। ठीक है, कैसे याद रहेगा? एक आदित्य बच्चा है, बड़ा ही प्यारा है। आदित्य बच्चा प्यारा है मतलब देखो, अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु। समझ में आया? अनु, यदु, द्रुहु, तुर्वस, पुरु। अनु, यदु, द्रुहु, तुर्वस, पुरु, ये 5 आर्य हैं। समझ में आ रहा है? 5 आर्य कबीले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 5 आर्य कबीले हैं। इन 5 आर्य कबीलों के बारे में मत भूलिएगा। और 5 अनार्य कबीले हैं, इनके भी नाम जानने हैं, इनके भी नाम जान लो, तुम्हारा इसमें भला हो जाएगा। भला हो शिव का, जिन्होंने क्या पी लिया था? विष। नहीं तो एक आधा पक्का लीन हो जाते। भला हो महादेव का, जिन्होंने विष पी लिया था। समुद्र मंथन से जब विष निकला था तो महादेव ने पिया था, इसे नीलकंठ भी कहते हैं। नहीं तो एक आधा पक्का लीन हो जाते। ये कबीलों के नाम हैं, आज तक बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं। भला, निन, शिवा, निन, विषा, निन, पक, ता, और ये हैं अलिन। आज कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं कि भरत कबीले ने अकेले इन 10 राजाओं के समूह को हराया था। और इनके गुरु जी का नाम क्या था? ये भी याद रखना, विश्वामित्र। गुरु जी का नाम क्या था? विश्वामित्र नाम था। तो लड़ाइयाँ जो हो रही हैं उत्तर पश्चिम इलाकों में, नदियों का नाम मिल रहा है उत्तर पश्चिम इलाकों में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में, सिंधु के आसपास के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में, पूर्व अफगानिस्तान से पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहा करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी भूल नहीं सकते हो, भूले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बाबू। अब देखो अगला डायमेंशन, उत्तर वैदिक काल में। अब देखो ये मैप तुम्हें समझ में आएगा बच्चे। मैप देखोगे तो देखोगे कि ये देखो, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, भलानिन, पक्ता। समझ में आ रहा है? भरत, यदु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कबीले के नाम भी देखो। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में सब कुछ बदल गया। लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइमिंग है करीबन 1000 से लेकर 600 BC, ये टाइमिंग है लेटर वैदिक पीरियड का। लेटर वैदिक पीरियड में हालात और जज्बात दोनों बदल गए। कैसे हुआ? 1000 BC के अराउंड हमें आयरन का इस्तेमाल देखने को मिला। इस आयरन ने कमाल कर दिया। होता क्या था कि जो गंगा का मैदान है, ये वाला इलाका, इस इलाके में ज़्यादा बसाव हो नहीं पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि हमारे यहाँ जब बारिश आती है तो इधर बारिश बहुत ज़्यादा करवाती है। मानसून जब आता है तो मानसून इधर खूब बारिश करता है। और ऐसे में हमारा जो गंगा का मैदान है, गंगा का प्लेन है, गंगा का मैदान है, हमारा यूपी का जो बेल्ट है, बिहार का बेल्ट है, वहाँ पे बरसात की वजह से इतने ज़्यादा घने जंगल हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि वो पत्थर से और तांबे से कट नहीं पा रहे थे। और जब जंगली इलाका होगा तो वहाँ पे ज़्यादा इंसान बसाव नहीं रख पाएगा ना।
अब चूंकि ज़्यादा बसाव रख नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बसाव होता नहीं था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में लोहा आया, आयरन आया, तो इस आयरन की वजह से घने घने जंगल को साफ करना क्या हुआ, घने घने जंगल को काटना, पेड़ों को काटना आसान हो गया। अब ये वाला हिस्सा मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ और रफ करने के बाद मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि उत्तर वैदिक काल में जाके देखोगे, उत्तर वैदिक काल की बात करोगे तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है, ये उत्तर वैदिक काल का समय है। अब उत्तर वैदिक काल की अगर तुम बात करोगे तो उत्तर वैदिक काल में एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि लोहा आ गया। होता क्या था, अब लोहे ने क्या चमत्कार किया, ये जो मैदान देख पा रहे हो ये वाला इलाका, इसे गंगा का मैदान कहते हैं, गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। गंगा का मैदान मतलब है यूपी और बिहार का क्षेत्र। यहाँ पे लोग ज़्यादा बस नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून है इधर से जब आता है तो यह अच्छी खासी बारिश करवाता है। अच्छी खासी बारिश करवाने की वजह से यहाँ पे घने जंगल बहुत ज़्यादा हैं, और चूँकि यहाँ पे घने जंगल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो घने जंगल तांबे से, टिन से या पत्थर से कट नहीं पाते थे, तो यहाँ पे बसाव ज़्यादा हो नहीं पाता था, तो इंसान यहाँ बहुत पिछड़ी अवस्था में रहता था। लेकिन जब यहाँ पर लोहा आया तो लोहे की वजह से पेड़ों को काटना आसान हो गया, और जब पेड़ों को काटना आसान हो गया तो पेड़ कटे तो ये मैदान के क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, और जब ये मैदानी क्षेत्र में परिवर्तित हुए तो चूँकि ये प्लेन है, गंगा का मैदान है, तुम जानते हो गंगा का मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है कि नहीं है? दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है, तो प्लेन्स हैं ये, तो गंगा का मैदान था सर जी। गंगा के मैदान के अंदर उपजाऊ भूमि, खाली मैदान, ऊपर से बरसात, जो खेती बाड़ी के लिए क्या चाहिए, बरसात भी फेवर कर रही थी, रेन भी फेवर कर रही थी, नदियों का पानी आपको मिल ही जा रहा है, तो खेती बाड़ी करने के लिए जो दशा चाहिए थी वो सब कुछ मिलने लगी। ऐसे में अब लोगों को लगा कि इधर बसाव करने में ज़्यादा फायदा है, तो ऐसे में जो लोग कबीले के फॉर्म में रहते थे, जन के फॉर्म में रहते थे, जो खाना बदोश थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में खेती बाड़ी हो कहाँ पाती थी, ज़रा मरी होती थी। मान लो कि तुम्हें अगर 10 रोटी की भूख है तो 4 रोटी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो उस दौर में लोग खेती बाड़ी कर ही नहीं पाते थे, ज़्यादातर पशु को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में खेती लायक करने स्थिति बनी तो लोगों को लगा कि इधर आके जाके हमें बस जाना चाहिए। तो जो लोग इधर आए, जिनको उम्मीद नज़र आई, वो इधर आ गए, कबीले इधर आ गए और इधर आके वो खेती बाड़ी करने लगे। और जब वो खेती बाड़ी करने लगे तो खेती बाड़ी का नियम होता है कि जब भी आप खेती बाड़ी करोगे आपको एक जगह पे स्थायी होकर बसना होगा, परमानेंट सेटलमेंट करना होगा।
क्योंकि खेती बाड़ी करने में समय लगता है, ध्यान देना पड़ता है। तो जन किसके रूप में परिवर्तित हो गया? जन परिवर्तित हो गया जनपद में। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में आपको जनपद मिलते हैं। और जनपद कहाँ मिलेंगे? गंगा के मैदान में। जैसे कि तुमने नाम सुना होगा, अब नाम क्यों सुना है मैप पे देखो, जैसे तुमने नाम सुना है कुरु जनपद का, पांचाल जनपद का, जैसे कि मत्स्य जनपद का, जैसे कि कौशल जनपद का, जैसे कि मगध जनपद का। तो देखोगे कि ये क्या गंगा का मैदान है कि नहीं है? है कि नहीं है? गंगा का मैदान है कि नहीं है? तो अब उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं वो कहाँ पे आ चुके हैं? गंगा के मैदान में, गैंगेटिक प्लेन में आ गए थे। ये सब माइग्रेट करके उत्तर पश्चिम इलाकों से गंगा के मैदान में आ गए। तो उत्तर वैदिक काल के लोग कहाँ रह रहे थे? गंगा के मैदान में रह रहे थे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई है कि ये लोग माइग्रेट करके इधर की तरफ आ गए थे? बात समझ में आया? और यही जब ये इसी गंगा के मैदान में अपनी आर्थिक क्रियाओं को और बढ़ाएंगे, यही जनपद धीमे धीमे बड़े होंगे। तो यही जनपद जब धीमे धीमे बड़े होंगे, यही जनपद धीमे धीमे जब आगे बड़े हो जाएंगे, ये बड़े क्लास में चले जाएंगे, तो ये जनपद नहीं कहलाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? महाजनपद कहलाएंगे। क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल खत्म होता है तो महाजनपद काल आता है ना। समझ में आया? और उस समय महाजनपदों की संख्या कितनी होगी? 16। तो 16 महाजनपद कहलाएंगे। और सुना है ना 16 महाजनपद का विकास कहाँ हुआ था? सामान्यतः उत्तर भारत में माना जाता है। क्यों माना जाता है? खासकर गंगा के मैदान में क्यों माना जाता है? क्योंकि लगभग ज्यादातर लोग इधर आ गए थे। कुछ इक्का दुक्का और भी जगह पे थे, पर ज्यादातर आपको इधर ही थे, इधर ही खिसक कर आ गए थे। बात समझ में आ रहा है? ये मैप देखो, दिखाता हूँ एक मैप आपको, ये वाला मैप देखो। समझ में? 16 महाजनपद का मैप देखोगे तो 16 महाजनपद में देखोगे कि ज्यादातर जो महाजनपद हैं गंगा के मैदान में आ गए थे। इसीलिए जब वैदिक काल खत्म होगा 600 BC में, वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का समापन हो रहा ना 600 BC में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुम महाजनपद काल पढ़ते हो। जब महाजनपद काल पढ़ोगे तो देखोगे ज्यादातर महाजनपद तुम्हें गंगा के मैदान में मिलेंगे। इक्का दुक्का तुम्हें दूसरे इलाके में इसलिए मिलेंगे क्योंकि सब खिसक कर नहीं आए थे, कहा था दूसरे इलाके में रह रहे थे, इसलिए कहा था दूसरे इलाके में मिल जाएंगे। पर ज्यादातर महाजनपद तुम्हें गंगा के मैदान में देखने को मिलेंगे। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई है? कोई परेशानी नहीं। अब इसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है? राजनीतिक स्थिति कैसी है? सामाजिक स्थिति कैसी है? धार्मिक स्थिति कैसी है? ये बात करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है? तो होपफुली आपने इंडस वैली की वीडियोस देख ली होंगी। इसके बाद में वैदिक एज का ये पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब वैदिक एज का दूसरा पार्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। इसके नोट्स एप्लीकेशन पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे।